अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। चंद घंटे बाद शरीफ ओबामा मुलाकात वाशिंगटन में शुरू होने जा रही है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी से मुलाकात में नवाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान कितनी कोशिशें कर रहा है और कैसी कोशिशें कर रहा है अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए। फाटा, बलोचिस्तान और कराची में भारतीय खुफिया एजेंसियां क्या किरदार अदा कर रही हैं। सरताज अजीज की जानिब से 3 दस्तावेजी सबूत भी इस मुतालिक फराहम कर दिए गए हैं कि किस तरह की तकरीबी सरगर्मियों में भारत मुलव्वस है। तज्जियाकार अफगानिस्तान के मामले को लेकर कुछ इस तरह से भी लिख रहे हैं कि अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में भी मदद कराए और अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई भी करे, जबकि पाकिस्तान इस हद तक अमरीका की मदद नहीं कर सकता है। पाकिस्तान किस किस्म की सिफारतकारी कर सकेगा वाशिंगटन में? क्या एक बार डू मोर का ऑप्शन ही पाकिस्तान के लिए बचेगा? इस सब का फैसला आज रात 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद होने वाले मुश्तरका एलामिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो जाएगा। और यह भी कि आया वो मुश्तरका एलामिया जारी होगा, नहीं जारी होगा, वो सब बातें 1.5 घंटे की वो मुलाकात जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे होनी है, उसके बाद अब वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान ने किस किस्म की सिफारतकारी की, अमरीका को क्या हासिल हुआ और पाकिस्तान की टोकरी में क्या कुछ आया। सवाल की जानिब बढ़ने से पहले पैनल के मुतालिक आपको बता दूं कि लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं इम्तियाज आलम, वीडियो लिंक पर लाहौर से हसन निसार, कराची में मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं सलीम साफी, शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार। आज का पहला सवाल पैनल से कुछ इस तरह से है। शरीफ ओबामा मुलाकात, पाकिस्तान के एजेंडे पर सबसे अहम मामला क्या होना चाहिए? 2 ऑप्शंस हैं, भारत के दस्तावेजी सबूत, अफगानिस्तान हिकमत अमली। 1 मिनट का टाइमर होगा। उम्मीद है कि आप वक्त को फॉलो करेंगे। 2 में से एक ऑप्शन, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो आप वो भी दे सकते हैं। बाबर सत्तार साहब। देखिए, अफगानिस्तान और इंडिया हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। मेरे ख्याल ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। पाकिस्तान का एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है और वो ये है कि हम एक तरह का स्क्रू ड्राइवर के दरमियान में नहीं फंसना चाहते। सो अफगानिस्तान के अंदर भी हमारे काफ़ी सारे कंसर्न्स इंडिया से लिंक्ड हैं। इंडिया के अपने जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इंडिया के साथ लिंक्ड है। इंडिया से हमें वैसे भी खतरा है, हमारा जो एक रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो इंडिया से एमनेट करती है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव देने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है ये बताने की ज़रूरत है, अमेरिका को बावर दोबारा से कराने की ज़रूरत है कि हम वी आर अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। यानी हमें जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि हम वी आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वो गलत है। इसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है, पहली बात। सो एक होलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करने की ज़रूरत है और उसमें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर तालिबान का क्या रोल बनता है, उसके ऊपर एक यूनिफाइड अप्रोच बनाने की ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि हम डिलीवर करें या हम फैसिलिटेट करें तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप उन्हें मारें भी और उन्हें डिलीवर भी करें। तो इसके ऊपर स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है कि एक टैक्टिकल अप्रोच क्या होगी। दूसरी बात मेरा ख्याल है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इकोनॉमी के ऊपर बात करें, बजाय इसके कि हम लोन की, एड की, IMF की बात करें कि अमेरिकन मार्केट्स हमारे लिए खोली जाए। मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेज करना चाहिए। बाबर सत्तार साहब, सबसे अहम मामला क्या होना चाहिए? कोई एक ऑप्शन दीजिए। जी, सिक्योरिटी जाहिर है, साउथ एशियन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, लेकिन उसमें इंडिया और अफगानिस्तान मेरे लिहाज से पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीजें नहीं है। आप फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ ये बयान करे कि वो हल है तमाम मसाइल का? जी बिल्कुल, हमें प्रॉब्लम ना समझा जाए, हमें सोल्यूशन समझा जाए और एज पार्टनर्स काम करें। ठीक, शहजाद चौधरी साहब। आयशा, मैं समझता हूँ कि भारत पर जितना भी वक्त वहाँ पे सर्व किया जाएगा वो वक्त ज़ाया होगा। भारत इस वक्त इन हालात के अंदर पाकिस्तान का एक दुश्मन मुल्क है और दुश्मन से हमेशा दुश्मनी की तवक्को की जाती है। वो कोई पाकिस्तान का भला नहीं करेगा, चाहे वो मशरक़ी सरहदों पे होगा या मगरबी सरहदों पे होगा। और ना ही अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जो उसकी विजन है, जो अपनी उसके इंटरेस्ट हैं, उससे हट के पाकिस्तान के लिए कुछ खास ऐसा करेगा कि वो भारत के साथ मामलात सुलझाने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान के मसाइल। देखिए, पाकिस्तान और भारत के मसाइल उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक इनकी जो पुरानी तारीख है उसके अंदर से वो 2-3 गिने चुने जो बड़े बड़े मसले हैं उनके ऊपर कोई पेशरफ नहीं होती। इसलिए वो तो मेरे हिसाब से जो भी वक्त लगाएंगे, चाहे डोजियर दें चाहे ना दें, जो भी करें, सो अब मेरे हिसाब से इट मीन्स नथिंग एज फार एज इंडिया पाकिस्तान इज कंसर्न। ना ही अमेरिका उसके बारे में बॉदर करेंगे। अलबत्ता
जो चीज़ बॉदर करने वाली है वो अफगान हिकमत अमली है। लेकिन मेरा उसके ऊपर जो बड़ा सवाल ये आता है कि क्या पाकिस्तान को हिकमत अमली लेके भी गया साथ के नहीं लेके गया। मुझे शक पड़ता है कि हम चले तो गए हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ अफगान लेड अफगान ओन प्रोसेस करेंगे और हमने वहाँ पर जी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला बेहतर हों। ऐसे नहीं काम चलते। जब आपकी बका का मुतल्लक हो और अफगानिस्तान की बका और उसके अमन के साथ उसका ताल्लुक हो तो फिर आप एक प्लान ऑफ एक्शन लेके जाते हैं। वो प्लान ऑफ एक्शन डिटेल के अंदर बना है नहीं बना, उसमें जिम्मेदारियां किस पे आयद की गई हैं, अमेरिका ने क्या करना है, अफगानिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान ने क्या करना है, और फिर क्या अमेरिका उस पोजीशन पे वाजे है, वो कर सकता है अफगानिस्तान को मजबूर के वो इस मसले पे चले या उस रास्ते पे चले। जब तक ये नहीं होगा, ये 3-4 ममालिक मिलकर इकट्ठे नहीं चलेंगे, उस वक्त तक अफगानिस्तान का मसला करीब फिर प्लेटिट्यूड्स हैं, सिर्फ बातें रह जाती हैं, काम नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से अफगान हिकमत अमली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, पाकिस्तान की बका का ताल्लुक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हम कोई वहाँ पे बड़ा अच्छा कोई प्लान लेके गए हैं। ठीक है, अफगान हिकमत अमली का ऑप्शन। इम्तियाज आलम साहब, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे या कुछ नया देंगे? देखिए, इस दौरे की बहुत ज़्यादा तैयारी हुई है, 3-4 महीने से तैयारी हुई है और उसमें हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लोग आते जाते रहे हैं और बड़ा साफ एजेंडा सेट किया राइस ने, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अभी भी वो बात जो कैरी की मुलाकात हुई है गुज़िश्ता रोज़, उन्होंने दोहराया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फिर डू मोर की बात की है, और करें। और से क्या मुराद है उनकी, जैसे कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं पाकिस्तानी तालिबान नहीं, वो तो हम करेंगे। वो कह रहे हैं, अमरीकी कह रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क, अमरीकी कह रहे हैं लश्कर तैयबा, अमरीकी कह रहे हैं और जो यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है भारत के ख़िलाफ़, उसके बारे में अमरीकी ये कह रहे हैं। मैं इस पर अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ। तो उसे आप रोकें। हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि नहीं, हम तो बिल्कुल जो करना था डू मोर कर चुके, अब दुनिया डू मोर करे। मैं समझता हूँ ये दौरा बहुत अहम है क्योंकि अमेरिका ने फ़ौजें निकालने का फैसला मुलतवी किया है और वो अब चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के मामला तय करें। मैं यहाँ कहता हूँ जो बहुत क्रूशल बात आई है, मेरा ख्याल इस दौरे की बड़ी तैयारी की कि मैं दोहरा दूँ। जनरल राहील शरीफ ने जो कल बयान दिया था पेशावर में, वो बड़ा अहम बयान है कि बड़ा मसला ये है कि अफगान बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, उसकी सिक्योरिटी को, हमारे लिए बड़ा मसला ये है और हम अफगानिस्तान से बहुत बात कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि बड़ा मुद्दा ये होगा और इस इंडिया के मामले पे ये होने जा रहा है कि जब वज़ीर आज़म ने कहा हमने बड़ी कोशिश की हिंदुस्तान के साथ मामला ठीक करने की, हिंदुस्तान नहीं मानता, हम पूरे खत्ते के ममालिक चाहते हैं कि अफगानिस्तान को इससे मुस्तहकम करने के लिए काम करें, तो कैरी ने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी फुल्ली एंडोर्स योर व्यूज़। यही ओबामा ने कहना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम हिंदुस्तान के साथ मामला नॉर्मलाइज नहीं करने जा रहे हैं, हम कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान ने ये गड़बड़ की है, हम तैयार थे। मैं गया, वज़ीर आज़म ने कहा, उनकी ताजपोशी, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में उन्होंने ये जवाब दिया वगैरह। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें अब न्यूक्लियर मसला जो है इस मामले में गालिबन वो अब एजेंडे से तकरीबन उसमें कंसर्न्स का इजहार होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा बात होने नहीं जा रही। मामला इम्तियाज साहब, मैं समझता हूँ कि बुनियादी मामला अफगानिस्तान का होने जा रहा है और इसमें पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं वो 2-3 हैं। एक ये कि अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत हो जो हमारे हॉस्टाइल ना हो और हिंदुस्तान के साथ मिल के हमारी कबर में पुश्त में नॉर्थ ईस्ट से यानी शुमाल मगरिब से वो छुराना घोंपे और वहाँ से कार्रवाई ना हो। और हिंदुस्तान के बारे में भी सवाल उठेगा कि जब हम कहते हैं कि इलाके मुल्क मिलकर इस मामले को में शामिल हों, तो उसमें जब भारत की बात भी आएगी, चीन की भी आएगी, सेंट्रल एशिया की भी आएगी, तो उसमें भारत का रोल क्या हो ये भी तय करने की और उसकी हद तय करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये बात करूँ कि ये हम नहीं कह सकते अफगानिस्तान को, अगर हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नजरिए अभी भी कायम नहीं है। अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और अफगानिस्तान ताल्लुकात जिससे चाहे रख सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ठीक, आप अफगान हिकमत अमली का ऑप्शन चूज करें। मेरा ख्याल अफगान हिकमत अमली का होगा। ये डोसियर जो है उन्होंने कह दिया ठीक मिल गया हमें, हम देखेंगे। हसन निसार साहब, क्या पाकिस्तान की डू मोर से जान छूटेगी? और सवाल का जवाब भी दीजिएगा। देखिए, 2 बातें हुई हैं और दोनों बातें बहुत मोतबर हैं। दुश्मनी इज अ रियलिटी, लेकिन दुश्मनी जितनी भी हो आखिरी रास्ता मुकालमा ही होता है, तो यू जस्ट कैनॉट अवॉइड इट। दूसरी बात इकोनॉमी की, जाहिर है बुनियादी बात है, लेकिन इसके लिए भी बुनियादी शर्त जो है वो अमन की है। मेरे नज़दीक वो जो बाबर सत्तार साहब ने जहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया, मैं उसके अलावा कोई और बात सोचने को भी तैयार नहीं हूँ कि दोनों इंतहाई ये जुड़वा बच्चों की तरह हैं। दोनों मौज़ूआत को अलग-अलग देखना ना मुनासिब है ना मंतकी है। भारत डोसियर की जो आपने बात की है और अफगान हिकमत अमली, ये एक ही सिक्के के दोनों रुख हैं
आपको दोनों पे यकसां। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक शॉर्ट स्टोरी बड़ी मशहूर कि एक सिपाही ने एक मां से कहा कि तुम्हारे 2 बच्चों में से एक मैंने मारना है, बताओ कौन सा। ये इस तरह का सवाल है आपका। सो मैं तो इन दोनों को अलग-अलग करके नहीं देखता, दोनों को एक जितनी अहमियत और एक जैसा हम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल। सलीम साफी साहब। आयशा, देखिए, किसी भी मुल्क के लिए अहम तरीन मसला उसकी सलामती का होता है, और हिंदुस्तान भी हमारे सलामती के लिए ख़तरा है, और अफ़गानिस्तान भी एक लंबे अरसे से इस वक्त पाकिस्तान के लिए सलामती का मसला बन गया है। इसलिए अहम तो दोनों हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मामले में ये है कि एक तो हिंदुस्तान ख़ुद भी ये कहता है कि वो किसी थर्ड फरीक की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने भी बराह रास्त कोई रोल प्ले करने की बजाय हमेशा हमें ये ताकीद की है कि हम बायलैटरली इसको हल कर लें। अलबत्ता अमेरिका ने वक्तन वक्त सिर्फ डी एस्केलेशन के लिए कोई किरदार अदा किया है कि जब हम जंग की तरफ गए हैं, जैसे कारगिल वगैरह के बाद, तो या 2002 में, तो फिर अमेरिका ने उस वक़्त मुदाखलत करके उसमें थोड़ा सा फैसिलिटेट किया है। अब एक तो ये कि उस तरह की कोई कैफियत नहीं है, हम जंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, और मेरे ख़्याल में ख़ुद अमेरिका की भी ज़्यादा दिलचस्पी इस वक्त अफ़गानिस्तान में है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमेरिका बराह रास्त मुलव्विस है। इसलिए मेरे ख़्याल में बात तो सब पे होनी चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी में हमें अफ़गानिस्तान को इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ख़ुद अमेरिका की भी इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट में अफ़गानिस्तान इंडिया से आगे होगा। ठीक, अफ़गानिस्तान हिकमत अमली। मज़हर अब्बास साहब। देखिए, मेरा ख्याल है अगर वज़ीर आज़म के दौरे से पहले एक और दौरा हुआ था जो ISI चीफ़ का हुआ था, और वज़ीर आज़म के दौरे के बाद भी एक दौरा होगा जो आर्मी चीफ़ का होगा, तो जहाँ तक ये जो 2 मामलात हैं, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का मामला, मेरा ख्याल है उस लेवल पर इस चीज़ को डील किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म जो ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे वो एनर्जी सेक्टर में सपोर्ट की बात करेंगे, इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। जनरल बात ज़रूर होगी अमन व अमान की, सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं उसके हवाले से, और उसको एक्नॉलेज भी किया जाएगा। लेकिन जो ठोस बात है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो मेरा ख्याल है, और ISI चीफ़ ने वज़ीर आज़म के दौरा शुरू होने से पहले उनको ब्रीफ भी किया था, क्योंकि वो उसी दिन वापस आए थे जिस दिन वज़ीर आज़म जा रहे थे, और आर्मी चीफ़ का दौरा इसके बाद होने वाला है। तो जो ये मामलात हैं, जो इतने नाजुक मामलात सिक्योरिटी के हैं ख़ास तौर पे, वो मेरा ख्याल है उस लेवल पर डील होंगे। यहाँ मुझे ज़्यादा लग ये रहा है कि वो ज़रूर ये कहेंगे कि अमन के लिए, वज़ीर आज़म कहेंगे कि अमन के लिए अमेरिका अपना रोल प्ले करे, ख़ास तौर पे विज़ावी इंडिया। तो ये दोनों मामलात मुझे वैसे तो लगता है कि जिस तरह हसन निसार साहब कह रहे थे एक है, लेकिन अदरवाइज पॉपुलर उसके लिए तो शायद मेरा ख्याल है भारत पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आप भारत के मामले की पहले बात कर रहे हैं जी? ठीक, मैं इम्तियाज साहब आपका पॉइंट ले लेती हूँ। मैं इससे पहले बता दूं कि हमारे सामने स्कोर बोर्ड आप देख सकते हैं। 3 जवाब जो हैं वो अफगान हिकमत अमली के, 1 इलाकाई सिक्योरिटी, बाबर सत्तार साहब का ये कहना है, मजहर अब्बास साहब भारतीय डोजियर की बात कर रहे हैं, जबकि हसन निसार साहब दोनों मामलात को एक जितनी अहमियत देते हुए दोनों ऑप्शन चूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये बता दूं कि 1 मिनट के टाइमर के साथ सबसे ज्यादा वक्त लिया इम्तियाज आलम साहब ने, 2 मिनट 45 सेकंड तक इस पर बात की। हसन निसार साहब ने सबसे कम वक्त लिया, 1 मिनट 3 सेकंड तक बात की। जी इम्तियाज साहब, अब कहिए। नहीं, अब मैं बात नहीं करूंगा। चलें फिर ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारत में बढ़ते मजहबी तकसीम के वाकयात, तज्जियाकारों की राय और इसके असरात क्या होंगे। गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। 2014 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हलफ उठाने के बाद से अगर मजहबी इंतहापसंदी और नस्ली तासुब के वाक़यात देखें तो उनमें एकदम से इजाफा नजर आता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में शिवसेना की जानिब से इस्लाम मुखालिफ तहरीक उरूज पर है, तो दिल्ली के करीब दादरी के इलाके में 30 सितंबर को गाय के गोश्त को मामला बनाकर कत्ल कर दिया गया। एक ऑस्ट्रेलियाई कपल जो भारत में मौजूद था, टेटू के मामले पर उसे इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज के वाक़े की बात करें तो दलित खानदान के घर को आग लगाई गई, जहां 2 बच्चे अपनी जान से चले गए। सिखों की मुकद्दस किताब की बेहुरमती के वाक़यात में भारत में इजाफा हो रहा है। इस बेहुरमती पर एहतजाज करने वाले 2 सिख 14 अक्टूबर 2015 को पुलिस फायरिंग से हलाक हो गए।
भारत से रिपोर्ट होते इस तरह के बेतहाशा वाकयात, क्या हालिया वाकयात भारत जैसे एक मजहबी और नस्ली मुआशरे में बीजेपी की हिंदू कौम परस्ताना सियासत के नताइज हैं? इस मामले पर बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के सियासी नजरियात से भारत की सालमियत को नुकसान पहुंच रहा है? इस मामले पर पैनल से सवाल इस तरह से है, क्या भारत में होने वाले मौजूदा वाकयात मजहबी और नस्ली तकसीम की तरफ बढ़ सकते हैं? हाँ या नहीं में से एक ऑप्शन पैनल चूज कर सकता है। 1 मिनट का टाइमर आपके पास होगा। मजहर अब्बास साहब। बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी बढ़ रहा है। देखिए 2014 के बाद मोदी साहब की जब भी मोदी साहब वजीर आज़म जब बने हैं तो बुनियादी तौर पे सेकुलरिज्म को बहुत बड़ा धचका लगा है और एक मोदीइज्म जो है वो परवान चढ़ रहा है। इस मोदीइज्म में हेट्रेड जो है वो डोमिनेट करता है और बदकिस्मती से इंडिया के इलेक्टोरेट ने इस हेट्रिज्म को वोट दिया है, इस हेट्रेड को वोट दिया है। उन्होंने ये जानते हुए भी कि मोदी किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके गुजरात और बाबरी मॉस्क का जो बैकग्राउंड है, उसके बाद भी अगर आप उनको वोट दे के वज़ीर आज़म बनाएंगे तो इसी तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड थीं। शायद हो सकता है कि उनके इकोनॉमिक विजन की तरफ वजह से कुछ बहुत से लोगों ने वोट दिया हो, लेकिन आज जो हो रहा है उसमें सिर्फ मुसलमान के ख़िलाफ़ हेट्रेड शामिल नहीं है। अभी आप देखें कि लंदन में कितना बड़ा मुजाहरा हो रहा है सिखों का। इसी तरह इससे पहले क्रिश्चियंस अंडर अटैक थे। तो बेसिकली सेकुलरिज्म जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अंडर थ्रेट आ गया है और उसी की वजह से, इस मोदीइज्म की वजह से मेरा ख्याल है इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा जो है ये पैदा हो गया है। हाँ में जवाब दिया है मजहर अब्बास ने। सलीम साफ़ी साहब। देखिए आयशा, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मोदी की हुकूमत में जो कुछ हो रहा है उससे न सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच और पे मोहर तस्दीक साबित हो रही है, बल्कि वो ख़ुद एक लिहाज से जो उस वक़्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे, वो उन लोगों के एक लिहाज से ख़ुद उनके फ़लसफ़े को गलत साबित कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में तनाव भी सालों से मौजूद है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और कौमियतों के दरमियान और लिसानी इकाइयों के दरमियान, और इस बुनियाद पे न सिर्फ कश्मीरियों की तहरीक तो एक तरफ, बिहार से लेके खालिस्तान तक इस तरह मुख्तलिफ़ तहरीकें वो चली भी हैं। अब ये था कि वो जो सेकुलरिज्म का पर्दा था या कि जमहूरियत का पर्दा था, उसमें कांग्रेस के रहनुमाओं ने इस चीज़ को छुपा लिया था। दूसरा, मोदी के वज़ीर आज़म बन जाने से ये बात भी वाज़ेह हो गई कि ये एक महदूद अक़लियत की सोच नहीं है, क्योंकि वो तो तकरीबन हर मुल्क में होता है। और अब जिस तरीके से इन तमाम एक्टिविटीज़ की रियासत की सतह पे या खामोशी है या सरपरस्ती है, तो उससे तो और उसका जो रद्द-ए-अमल छोटी कौमियतों या अक़लियतों में सामने आ रहा है, तो मुझे तो लगता है कि ख़ुद हिंदुस्तान के लिए मोदी सरकार ही किफ़ायत कर जाएगी उसके इंतशार के लिए और टूट फूट के लिए। हाँ में जवाब दे रहे हैं सलीम साफ़ी भी। इम्तियाज़ आलम साहब, हाँ या नहीं, किस ऑप्शन के साथ? देखिए, हिंदुस्तान में ये अजाब बहुत पहले से है। जैसे हिंदू महासभा थी, खुद कांग्रेस के अंदर ये ट्रेंड रहा और बीजेपी और कांग्रेस पोजीशंस में आप देखेंगे लोग पार्टियां बड़े आराम से बदलते रहे हैं। ये हिंदुत्व का एक एलिमेंट है और ख़ास तौर पर ज़ात पात के हवाले से बहुत तफरीक। अभी आपने देखा होगा जब आबादी का वो आया, शुमारियात सामने आई, तो एक बड़े बहस एक और अजीब चल पड़ी कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और यूपी में ये कैंपेन में चलाया गया कि हिंदू औरतें कम से कम 4 बच्चे पैदा करें क्योंकि वरना मुसलमान अक्सरियत हो जाएंगे। बिल्कुल बकवास बात थी और कोई ऐसी बात नहीं थी। जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ मुसलमानों के बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और हिंदुओं के भी ज़्यादा हो रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट आई थी जस्टिस जो मिनॉरिटीज मुसलमानों की हालत के हवाले से मनमोहन के ज़माने में, उसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दरअसल से बुरी है। लेकिन हिंदुस्तान में दूसरी तरफ, और ये जो अभी आज शर्मिला टैगोर का बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू आया है, छपा है, जो एक्ट्रेस हैं लीडिंग इंडिया की, कि हिंदुस्तान शायद एमरजेंसी की तरफ न जा रहा हो। ये अडवाणी ने भी कहा था। ये जिस तरह की खौफनाक सूरत डेवलप हो रही है उसके खिलाफ जो खुशी की बात है कि उसके खिलाफ आप देखिए 30-35 राइटर्स ने लेने से इनकार कर दिया है अदबी अवार्ड और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया खड़ा हो गया इसके खिलाफ। मैंने तो यहाँ तक कि टाइम्स नाउ में जो अर्नाब का जो प्रोग्राम है उसमें मैं देखता हूँ उसकी पाकिस्तान दुश्मनी तो चलाता है, लेकिन इस मामले पे वो शिवसेना और बीजेपी पे बहुत हमलावर वो भी हो रहा है।
तो ये जो पूरा मीडिया सेकुलरिज्म के मामले पे खड़ा हो गया था, आपको याद होगा जब गुजरात के फसादात हुए और इससे पहले जब ये जो बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, इंडियन मीडिया सेकुलरिज्म बहुत खड़ा है। इंडियन स्टेट भी सेकुलरिज्म, सेकुलर उसका आइन है और कोर्ट्स भी ऐसी ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडियन ये जो सेकुलरिज्म वाला मामला है, मैं समझता हूँ काफ़ी मजबूत है इंडिया में, लेकिन ये खलफशार, इस पे हमें खुश नहीं होना चाहिए। हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि जो लोग इसके खिलाफ अब खड़े होने जा रहे हैं। इम्तियाज साहब, तो अब देखिए पाकिस्तान में एक वक्त था कि यहाँ पे जहादी फिर रहे थे और पाकिस्तान में यहाँ पे आप देख रहे थे, आप देख किस तरह यहाँ फिर रहे थे जहादी और फिर परस्त। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उतनी मुखालफत उनकी नहीं हुई थी जब तक फौज नहीं चलेगी मैदान में। आप नहीं समझते कि इस तरह के वाकयात भारत को मजहबी और नस्ली तकसीम की तरफ लेके जाएंगे? नहीं, तकसीम हिंदुस्तान नहीं होने जा रहा, लेकिन हिंदुस्तान में तकसीम मौजूद है, शुरू से मौजूद है। अभी गांधी का बदलने जा रहे हैं। हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, ना का ले रहे हैं? मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में दोनों प्रोसेसेस है, उसके खिलाफ भी है और वो भी है। मैं इसमें पोजीशन नहीं लूंगा, कोई पोजीशन नहीं लेना चाह रहे। इम्तियाज आलम साहब ने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया। हसन निसार साहब, आपकी राय। और एक मैं छोटा सा ज़िमनी सवाल आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से पहले बात हुई, क्या हम ये गुज़िश्ता रोज भी पहले भी बात कर चुके भारत के मामले पे, एक माइनॉरिटी, अगर हम बात करते हैं कि माइनॉरिटी सोच या माइनॉरिटी ग्रुप है, तो इतने बड़े सेकुलर मुल्कों पर उसका कब्जा मुमकिन है कि वो कब्जा ग्रुप की तरह काबिज हो जाएगा? सवाल का तो जवाब आपने खुद दे दिया है, लेकिन एक बात मैं गुजारिश करूंगा कि मोदीइज्म की इस्तिलाह इस्तेमाल करके मोदी साहब का कद ना बढ़ाएं। मोदीइज्म, ये माओइज्म। दूसरी बात यह है कि आई पर्सनली होप दैट मिस्टर मोदी इज ओनली अ फेस। चंद गंदी मछलियों को पूरा तालाब समझ लेना शायद मेरे नज़दीक तो मुनासिब नहीं है। हिंदुस्तान में भारी तरीन अक्सरियत दीगर अक़लियतों की भी है, और सच पूछें तो मैं दलित, मलिच, शूदर, इन सबको भी माइनॉरिटीज़ में ही तसव्वुर करता हूँ। जहाँ तक इस एलिमेंट का ताल्लुक है जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहा है, ये डाइल्यूट हो जाएंगे अल्टीमेटली। ये इनका माइंडसेट, ये इतने मरीज़ हैं कि ये अपने बापू गांधी के कातिल का मुजस्समा बना रहे हैं। और मैंने आज चंद एक अखबारात में पढ़ा, मुझे नहीं पता दुरुस्त है या नहीं, कि इन्होंने शिवसेना वालों ने मोदी साहब को भी वार्निंग दी है, उनको भी धमकी दी है। सो ये नहीं हो सकता। इन दी अल्टीमेट एनालिसिस ये डाइल्यूट होना होगा, और ये होंगे, डाइल्यूट होंगे। ये दुनिया ऐसे लोगों के लिए अब मुनासिब नहीं है। ये एलिमेंट दुनिया में जहां भी होगा, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, इस तरह का एक्सट्रीमिज्म ग्लोबल विलेज में अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। आप नहीं का ऑप्शन लेंगे? जी बिल्कुल नहीं का ऑप्शन। शहजाद चौधरी साहब, देखिए, हिंदू मज़हब मेरी नज़र में, और जो मैंने पढ़ा है, मेरा ख्याल है बहुत मुतासब मज़हब है, क्योंकि इसके अंदर तो वरिष्ठ किसी भी शक्ल में वो कह देते थे कि फलाना हो गया, ये ख़राब हो गया या नापाक हो गया। इस किस्म के मामलात उनके चलते रहे, और इसी वजह से जिस चीज़ ने उसको उसको माइल्ड किया, उसको म्याना रवि लेके आया, मेरे हिसाब से दो असरात थे। एक तो मुस्लिम इस्लाम का जब ज़हूर हुआ तो मेरा ख्याल है उससे कुछ ना कुछ उस माशरे पे कम से कम नॉर्थ इंडिया के एरिया के अंदर हल्का सा कुछ असर आया, और उसके अंदर एक शक्ल थोड़ी सी बदली। और दूसरा, जब सेक्युलरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या डेमोक्रेसी का अमल उनके आज़ादी के बाद स्टार्ट हुआ, तो उसने उसको थोड़ा सा माइल्ड किया इस चीज़ को। अब मैं ये चीज़ें रिवर्स होती देख रहा हूँ। अच्छा, इसलिए एक तो ये चीज़ है, पाकिस्तान अपने तजर्बे से जब बात करता है तो पाकिस्तान अपने तौर पे एक इंतहा पसंदी के दौर से गुजरा है, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत छोटा मुल्क है कंपेयर टू इंडिया। अच्छा, एज अ रिजल्ट जो टाइम स्पैन होता है, जो वक्त का बहाव है, उसके ऊपर एक ऐसे वक्त में हमने जल्दी काबू पा लिया उसके ऊपर। शायद पाकिस्तान का रिवर्सल उन हालात से थोड़ी बेहतरी की तरफ चल पड़ा है। अब ये मामला भारत में उभरा है फिर से। अब ये जो इंतहा पसंदी है, ये किस रुख को जाएगी, कितनी डीप जाएगी, कितनी फैलाएगी अपने आप को। सेंटर स्पेस इस वक्त उनके पास है जो कि हिंदू इंतहा पसंदी को इस वक्त सामने लेके चल रहे हैं। तो अगर तो ये बहुत फैल गया, फिर हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में इसको काबू करना, कंट्रोल करना मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगा। अब वो किस शक्ल क्या लगता है, इंतशार आएगा, टूट फूट होगी, क्या होगा, ये देबात की बातें हैं, बहुत देर लंबा टाइम स्पैन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंतशार तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ेगा वहां। तो आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं शहजाद साहब? जी, मैं समझता हूं कि इंतशार बहुत बढ़ेगा।
हाँ का ऑप्शन लिख देना। इंतशार बढ़ेगा, चाहे लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप डिवीजन की बात कर रहे हैं, तकसीम की तरफ जाएगा मौजूद। जी 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 बाबर सत्तार साहब। जी जी वो हमारे बुजुर्ग तो कह गए हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। देखिए ये ख़तरनाक तो है जो इंडिया में हो रहा है, लेकिन इस पे हमें खुश नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने मीडिया को भी देखें और अपनी वैसे रिपोर्टिंग भी देखें तो ये खुशी है पाकिस्तान में कि जी देखें इनके साथ भी हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं हो रही है। और अगर इंडिया डिस्टेबलाइज होगा तो जिस तरह पाकिस्तान जब डिस्टेबलाइज हुआ और एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ा तो सारे रीजन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ, लेकिन पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है कंपैरेटिवली, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। अगर ये डिस्टेबलाइज होगा तो पाकिस्तान भी स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। सो एक तो इस पर खुशी हमें नहीं मनानी चाहिए। दूसरी बात यह कि इंडिया की स्टेट सेक्युलर है, सोसाइटी कभी भी सेक्युलर नहीं थी, आइंदा भी सेक्युलर नहीं होगी। आप टैक्सी में बैठ जाएं दिल्ली में तो आपको पता चलता है कि ये किस मजहब का बंदा है जो टैक्सी चला रहा है। पाकिस्तान में उतना आप शायद ना फील करें। तो अगर कोई अक्रॉस रिलीजन शादी होती है तो वो स्टेट एक साइकिल और एक घी का डब्बा देती है, ये सिंबॉलिक चीजें हैं। तो अगर तो ये जो सिंबलिज्म है इंडिया का उसकी मेजॉरिटी ने फाइट किया तो इंडिया की लॉजिक ऐसी है, उधर इतनी डाइवर्सिटी है रिलीजन्स की भी, फिर विद इन हिंदू रिलीजन इतनी डिविजन्स हैं कि अगर ये इंतशार फैला तो फिर ये रुक नहीं पाएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये उसकी जो सेंसिबल मेजॉरिटी है वो रोकेगी और उस तरफ बात नहीं जाएगी। सो मैं नहीं की ऑप्शन चूज करूँ। नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं जी मजहर साहब। अच्छा देखिए जो हसन निसार साहब ने कहा, देखिए मोदीइज्म इसलिए फैल रहा है, इसको मैं फिर वो कहूँगा, प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान में बुनियादी क्या है। देखिए पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म आया, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म आज भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है या पाकिस्तान के इलेक्टोरेट ने कभी भी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स को वोट नहीं दिया। ठीक, हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम आ रही है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि शिवसेना जैसे लोग भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। बीजेपी की बुनियादी फिलॉसफी जो उसकी सियासत की है वो हेट्रेड पे है, और इसलिए ज़्यादा ख़तरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स के साथ और पॉपुलर वोट के साथ बरसर इख्तिदार आती है कांग्रेस के मुकाबले। बहुत सादा बात कर रहे हैं। हिंदुत्व हिंदू नेशनलिज्म को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक, और उसे आप यहाँ की मजहबी और फिरका वाराना जमातों से न बुलाएं। मैं अभी भी कहता हूँ इस सब के बावजूद पाकिस्तान में अभी भी मजहबी इंतहा पसंदी और जहाद पसंदी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा खतरा इतना हिंदुस्तान में नहीं है। सवाल के जवाब में आप देख सकते हैं 3 हाँ 2 ना है, ना दिए हैं हसन निसार साहब और बाबर सत्तार साहब ने। मैं आ रही हूँ आपके पास, साफी साहब वक्त भी कम है और इसके ऊपर कोई भी राय नहीं ली। इम्तियाज आलम साहब ने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया। जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उस दौरान सबसे ज्यादा टाइम 2 मिनट 21 सेकंड इम्तियाज आलम साहब ने लिया। यकीनी तौर पर सवाल बहुत पसंद आ रहे हैं। मजहर अब्बास साहब ने कम वक्त लिया था, 1 मिनट 16 सेकंड। साफी साहब जल्दी से कहिएगा। ये जो हसन निसार साहब ने बात की ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इंतहा पसंद हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, वो एक तो उसका मुस्तकबिल नहीं है, दूसरा वो अपने लिए और अपनी कौम के लिए ही तबाही और रुसवाई का बायस बनता है। लेकिन ये दूसरी जो इम्तियाज़ आलम साहब बात कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी है या इवन लिसानी इंतहा पसंदी है वो बहुत हमारे लिए भी बहुत बड़ी भयानक हकीकत है और एक बहुत बड़ा ख़तरा है। लेकिन मजहर साहब की बात इस लिहाज से ठीक है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम ने कभी उसको कबूल नहीं किया। एक तो देखे कि शिवसेना का बीजेपी के साथ ये अलायंस सालों से चला आ रहा है, पिछले दौर में भी थे, उससे पहले भी थे और आज भी है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ देखे अगर स्वात के लोगों ने पहले मौलाना फजलुल्लाह पे नोटों की बारिश कर दी, लेकिन जब उनके तशद्दुद वाला मामला सामने आ गया तो अब उनके साथ कोई बैठना भी गवारा नहीं करता। लेकिन नरेंद्र मोदी के में गुजरात में उनका ये चेहरा सामने आ गया था और उसके बाद नहीं उनकी पजीराई यहाँ हुई कि आज वो वज़ीर आज़म है। ठीक, मैं माजरत चाहूंगी, ब्रेक की जानिब बढ़ना है मुझे क्योंकि आखिरी सवाल का वक्त बहुत कम रह जाएगा। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कौमी वतन पार्टी करप्शन फ्री हो गई। ब्रेक के बाद गुफ्तगू। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। अगले मामले पर बढ़ने से पहले शहजाद चौधरी साहब गुज़िश्ते मामला पे कुछ कहना चाहते हैं। शहजाद साहब आपके लिए 30 सेकंड्स प्लीज। जी बिल्कुल, मैं बस बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था कि जो रियासत का एटीट्यूड है इस सारी इंतहा पसंदी के
दौर के अंदर ये बड़ा क्रिटिकल क्रूशल हमारे अपने तजर्बे से नज़र आता है, ये शक्ल इख्तियार कर जाता है। अगर तो रियासत अपना रवैया उस किस्म का रखे जो कि इंतहा पसंदी को चेक करने के लिए है, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा, तो फिर ये है कि फिर आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है एज अ मुआशरा। लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है भारत के अंदर कि बिल्कुल एक इनएक्शन है, खामोशी है, साइड पे खड़ी है रियासत, बल्कि कई दफ़ा लगता है कि उसकी हिस्सेदार है और शिवसेना वगैरह और RSS उसके आर्म्स हैं। तो ये खतरनाक तरीन पहलू बन जाता है इस सूरत में। तो मैं इसको, हम ये नहीं कहते कि हम खुश होते हैं, लेकिन हम ये जरूर देखना चाहते हैं कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट है ये साउथ एशिया के अंदर के जो इंतहा पसंदी का जो एक रविश है, ये क्या रास्ता इख्तियार करेगी, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था। और मेरा ख्याल है कि रियासत के रोल के मुताबिक हमें देखना चाहिए इंडिया का रियासत का रोल क्या बनता है सारी चीज के। एक में वजाहत मैं भी कर दूं जी इम्तियाज साहब, आपका वक्त वैसे ऊपर ही जा रहा है। हमें बहुत शिवसेना से जमात इस्लामी कैसे मुख्तलिफ है और बजरंग दल से ये फिरका परस्त जमातें कैसे मुख्तलिफ है। यहाँ जब दहशतगर्द फिर रहे थे, कौन खड़ा हुआ मीडिया में उनके सामने, कौन सी पार्टी उनके सामने खड़ी हुई, किसने स्टैंड लिया, स्टेट ने कहाँ स्टैंड लिया, लोग मारे गए इतने। आप सादा किसी भी कंपैरिजन करते हैं मदर साहब या मेन स्ट्रीम में वोट नहीं मिला, अगले इशू की जानी नहीं, सादा बातें कर रहे हैं आप। स्टेट मौलाना सूफी मोहम्मद के खिलाफ कौन सी पार्लियामेंट खड़ी हुई? मौलाना सूफी मोहम्मद के खिलाफ क्या खड़ी नहीं हुई? क्या खड़ी हुई थी? सब लेट गए थे, मार्डर किया, वहाँ पे शरा लाए, आपको मालूम नहीं है? वो तो जब तकरीर कर दी उसने सबके खिलाफ, तो फिर बाद में बात करी। आप बिल्कुल बिल्कुल बच्ची को जब कोड़े पड़ गए, नहीं सब पाकिस्तान लेटा हुआ, सारा मीडिया लेटा हुआ था, सब जाती आप बने हुए थे। आज सुने मीडिया को इतना खौफनाक अटैक कर रहे हो शिवसेना पे इंडिया में। मुझे फख्र है इंडियन मीडिया पे इस मामले में, सेक्युलरिज्म मामले पे शिवसेना के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया तालिबान के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। क्यों नहीं करते? उसमें भी आप जैसे बहादुर तो है ना। नहीं खड़े हुए हम भी, क्यों नहीं, अभी भी खड़े हैं। ये क्या बात है? ये लोग बचाएंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इंतहा पसंदी जाने से। इंतहा पसंदी रुकती नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो दोनों तरफ बुरी है ना, ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है। तो दोनों तरफ, मैं कहता हूँ दोनों तरफ गलत है ना। हिंदू प्लीज आप जज्बाती ना हो, उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए हिंदू कम्युनिज्म। जी जी साफी साहब पॉइंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। मैं बढ़ूं आगे, इजाजत हो आप सबकी? मेरे साफी साहब आप आगे बढ़िए। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अलहदगी के तकरीबन 20 माह बाद 29 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौमी वतन पार्टी एक बार फिर इकट्ठे। एक नया मुआहिदा और बड़ा वसी तर मुआहिदा इसे कहा गया है। पहले से बढ़कर वजारतें, यानी कि बड़ी हैवी वेट वजारतें आपकी बार कौमी वतन पार्टी को दी गई। वो कौमी पार्टी जिसे करप्शन का इल्जाम लगाकर बाहर निकाल दिया गया था। PTI की सूबाई हुकूमत की जानिब से एक बार फिर उससे इत्तेहाद हो गया है, जोड़ बना लिया गया है, और जोड़ भी ऐसा कि सिर्फ इस हुकूमत तक नहीं, इससे भी आगे तक ये साथ चलेगा। इसी मामले पर हमारा सवाल पैनल से ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी वतन पार्टी को पहले से बड़ी वजारतें देकर करप्शन फ्री करार दे दिया, हाँ या नहीं? एक ऑप्शन सलीम साफी साहब। देखिए, आयशा PTI की जो मीडिया टीम है उनको दाद देना चाहिए, और बिलखुसूस उनकी क़यादत को भी, कि खैबर पख्तूनख्वा ही से 2-3 अफराद को TV पे बिठा के उनसे इतनी गलत बयानी की जाती है कि जो कुछ वहाँ ग्राउंड पे हो रहा होता है बाकी पाकिस्तान में बिल्कुल उससे उलट तासुर जाता है। और मीडिया भी उन्होंने इस तरह अपने हक़ में इस्तेमाल किया कि उन चीज़ों की तरफ लोगों की तवज्जो ही नहीं जाती। अब जब हुकूमत बन रही थी तो पहले तो परवेज़ खटक साहब के बारे में ये याद रखिए कि वो एक लंबे अरसे तक आफ्ताब शेरपाव साहब के जनरल सेक्रेटरी और दस्ते रास थे। वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी हिस्सा रहे, और अभी ये जो हैदर होती साहब की हुकूमत गुजरी है और जिसको वो लोग बुरा भला कहते हैं, उसमें भी 4 साल तक परवेज़ खटक साहब वज़ीर थे, और एक और भी बड़ी तादाद उन लोगों की है। लेकिन तासुर ये दिया गया कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। फिर जब काबीना बनाई गई तो जो 18th अमेंडमेंट के बाद सबसे बड़ी काबीना की जो गुंजाइश हो सकती थी, 17 वज़ीर उन्होंने ले लिए, और बाकी सब लोगों को भी एकोमोडेट करना था, तो 16-17 के करीब उन्होंने मुशीर ले लिए। अच्छा, फिर ये जो इख्तलाफ उनके साथ पैदा हुआ था, ये करप्शन वगैरह के इशू पे नहीं था, वो कुछ सियासी दीगर मसाइल पे था, क्योंकि उनको शेरपाव साहब के लोग अपनी मिनिस्ट्री में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते थे, जिस तरह के जमात इस्लामी के वज़ीर नहीं देते। तो उसको बुनियाद बना के उनको निकाला गया और इल्ज़ाम उन पे करप्शन का लगाया गया।
अब जो इन्होंने कहा था, खान साहब ने भी और परवेज़ खटक साहब ने भी, कि हम इनके खिलाफ रेफरेंसेज भेजेंगे, आज तक उनके खिलाफ तो कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया। इस वक्त भी अदालत में वो शेरपाव साहब के एक साबिक वजीर का केस इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत में ज़ेर समाअत है, हतक इज़्ज़त का। ये जब गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात के दौरान जमात इस्लामी से फासले बढ़ गए और कुछ अपनी पार्टी के लोगों ने ज़्यादा ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, तो उन्होंने दोबारा उनको बनाना शुरू किया। तो शेरपाव साहब ने इनसे कहा कि आप लोग सियासी अखलाकियात से वाकिफ नहीं हैं, फिर आप मुकर जाते तो इस मरतबा रिटन मुआहिदा होगा। तो एक तो इनसे तहरीरी मुआहिदा करवाया गया। तहरीरी मुआहिदे में ये लिखा गया है कि पीटीआई ने उनसे दरखास्त की और उनके मुतालबे और दरखास्त पे शेरपाव साहब, हाँ बिल्कुल, वो तो जाहिर बात है कि वो पार्टी करप्शन फ्री हो गई है। उनका सजदे, देखिए मैंने आपसे अर्ज किया कि पहले भी ये बहाना था, इस बुनियाद पे नहीं निकाला गया था। फिर ये कि ये लोग उनके घर गए, शेरपाव साहब ने खुद इनके साथ तस्वीर बनाना भी गवारा नहीं किया मुआहिदे पे, और इस मरतबा उन्होंने इनसे ज्यादा अहम वजारतें ले ली। हमारी दाखिला की वजारत पिछले 20 साल से वज़ीर आला के पास रहती है, इस मरतबा वो भी इन्होंने उनको दे। आपने बड़े दो अहम सवाल, पीटीआई की सियासी अखलाकियात और फिर तहरीरी मुआहिदा, इस मामले पर अब टाइम बहुत कम है। मैं पैनल से चाहूंगी कि अगर कोई इस पे बड़ा लॉजिकल और आर्गुमेंट देना चाहे तो पहले वो जवाब दे दें, बात कर लें इस पे लॉजिकल, फिर हतमी जवाब आप लोगों से ले लो। हसन निसार साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो बात जिस तरह साफी साहब ने एक्सप्लेन किया है वो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक फुट नोट, वो ये कि पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पे अखलाकियात वगैरह का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वरना ये दो अलग लफ्ज क्यों मार्ज वजूद में आए, सियासियात और अखलाकियात। ठीक है, पॉलिटिक्स में पानी पानी जैसा बिहेवियर होता है, जो साफी साहब ने कहा है मेरा ख्याल है वो बहुत शाफी जवाब है। ठीक है, हाँ या नहीं, कौन सा ऑप्शन लेंगे हसन निसार? मैं तो साफी साहब के जी बुजुर्गों के नक्शे कदम। ठीक है, हाँ सबसे मैं अब हाँ या नहीं मैं चाहूंगी, मजहर साहब हाँ या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये करप्शन फ्री हो गए, बल्कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ कौमी वतन पार्टी जैसी बन जाए, क्योंकि अगर आप इस तरह के लोगों को अपने साथ मिलाएंगे तो ये मुमकिन है कि आप भी वैसे ही हो जाएं। और मेरा ख्याल है जो तब्दीली का नारा लगाने वाले थे वो आज है, ये नहीं बाबर सत्तार साहब हाँ या नहीं? देखिए, मुझे तो सुहेल वड़ायत साहब के अल्फाज याद आ रहे हैं कि ये है तो खुला तजाद जो पीटीआई ने किया। तो फिर अब मैं नहीं, तीजाद बाबर सत्तार साहब हाँ का ऑप्शन निकले। मेरा ख्याल है कि आपका जो सवाल है उसमें दोनों बातें गलत है। एक तो ये कहना कि ये कोई फरिश्तों की जमात है और सच्चाई का और ईमानदारी का पैमाना है तहरीक इंसाफ, और वतन पार्टी करप्ट है, अब उन्होंने कोई हाथ लगाया है तो वो ईमानदार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ हमें बैठकर इस तरह की मॉरल जजमेंटल सवालात नहीं करने चाहिए। आप कोई ऑप्शन लेंगे? नहीं, मैं नहीं लूंगा। आप कोई ऑप्शन नहीं लेंगे। शहजाद चौधरी साहब। बस एक अर्ज है कि पीटीआई का नाम बदल के उसको पीएफजे कर लें, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान फरिश्ता जमात। उससे फिर मामलात शायद थोड़े से आसान हो जाएं समझने में। अलबत्ता पता नहीं आप भोले बादशाहों वाली बातें करते हैं, क्या क्या तौक़्क़ुआत पीटीआई से लेके बैठे हैं, उनको इंसान ही रहने दें, इंसान के जुमरे में ही रहें तो बेहतर है। ऑब्वियसली मैं सलीम साफी साहब के साथ जाऊंगा। ठीक है, सलीम साफी, जैसा कि हसन निसार साहब ने कहा कि वो बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो ऑप्शन ज्यादा उन्हीं के साथ जा रहे हैं। 4 हाँ 1 ना, और इम्तियाज आलम साहब कहते हैं कि वो कोई राय नहीं देंगे इस पे, इसलिए कोई ऑप्शन चूज नहीं किया। आपने तज्जियाकारों की अहम राय 3 अहम मामलात पर जाने, अपना फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं। इस मामले पर सबसे ज्यादा बात की सलीम साफी साहब ने, और ब्रेक में ये मुआहिदा हो गया था कि उन्हें ही ज्यादा वक्त दिया जाएगा। 3 मिनट से जाए 2 मिनट 50 सेकंड तकरीबन उन्होंने इस मामले पर बात की। अब अपना हमें भेज सकते हैं। मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।